मॉडर्न हिस्ट्री का ही आपको पार्ट 26 होगा। पार्ट 26 के अंतर्गत आपको अध्याय 39 नेहरू के बाद जो भारत उनको देख रहे थे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हम राजीव गांधी के बारे में पर दर विरोधी कानून देखें। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के सरप्रमुख कामों में आपको जनवरी 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित कराना था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र या राज्य स्तर पर निर्वाचित सांसद और विधायक आगामी चुनाव तक विपक्ष दल में शामिल नहीं हो सकते। अन्यथा उसे सदन के सदस्य के तौर पर अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। यह कदम सांसद और विधायकों को पार्टी बदलने ताकि सरकार बनाने के लिए सदन में संख्या को तोड़ा मोड़ा जा सके के लिए भ्रष्टाचार और रिश्वत के प्रचलन को नियंत्रित करने को उद्देश्य उठाया गया। अब के पर्यावरण संबंधी कानून देखिए। भोपाल तक परिणाम से भारत में पर्यावरण जागरूक और सक्रियता में वृद्धि हुई थी। प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने आवश्यक एवं सकारात्मक रूप से इसका प्रत्युत्तर दिया। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA बनाया गया, जिसके तहत पर्यावरणीय कानून एवं नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासन हेतु समस्त उत्तरदायित्व के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय गठित किया गया। EPA ने केंद्र को किसी भी उद्योग को बंद करते देखिए यहाँ पर क्या EPA ने केंद्र को किसी भी उद्योग को बंद करने प्रतिबंधित करने या विनियमित करने हेतु प्रत्यक्ष आदेश जारी करने की शक्ति दी। एक शक्तिशाली कानून होने के नाते इसने कार्यपालिका को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की और विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नियम बनाने की अनुमति प्रदान की। कारखाना अधिनियम 1948 को 1987 में संशोधित किया गया, जिसने राज्यों को खतरनाक एवं हानिकारक विधियों एवं तत्वों का प्रयोग करने वाले कारखानों की अवस्थिति के मार्गदर्शन हेतु एक साइट अप्रेजर कमेटी नियुक्त नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की। कामगारों एवं आसपास के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था स्थापित की गई और आपात आपदा नियंत्रण योजना विनिर्दिष्ट की गई। 1989 तक खतरनाक अवशिष्ट प्रबंधन एवं निपटान नियम खतरनाक रसायनों के आयात प्रबंधन एवं भंडारण हेतु लागू किए गए। 1991 में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट लागू किया गया, जिसने घातक तत्वों के निपटान के दौरान दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को अविलंब राहत प्रदान की। स्थानीय सरकार में सुधार देखिए। राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार का सूत्रपात कर उन्होंने देखा कि राज्यों में पंचायत व्यवस्था अप्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी और इस स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके तहत आपको नियमित पंचायती चुनाव अपरिहार्य किए जाने थे। हालांकि उनके शासनकाल में संशोधन अधिनियम पारित न हो सका, लेकिन इस दिशा में प्रयास किए गए थे और आने वाले वर्षों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक स्थिति एवं मंजूरी प्राप्त हुई। अब देखिए आपको अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की ओर प्रथम प्रयास। अर्थव्यवस्था उदारीकरण की ओर प्रथम कदम देखिए। राजीव गांधी सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री VP सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं प्रगति में अवरोध बने अनावश्यक नियंत्रणों को हटा दिया। लाइसेंसिंग योजना के सरलीकरण के अलावा विभिन्न आयात की जाने वाली मदों पर करों में कमी, निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कर छूट के साथ व्यापार तंत्र को उदारीकृत किया गया। करों की दरों में कमी की गई और कंपनी संपत्ति पर नियंत्रण में ढील दी गई। इन कदमों के परिणामस्वरूप व्यावसायिक घरानों ने बेहतर प्रदर्शन किया और उद्योग की वृद्धि दर में सुधार हुआ। हालांकि इस दौरान व्यवसायी और राजनीतिकों की घनिष्ठता भी बढ़ी और व्यवसायियों के हित में काम करने पर राजनीतिकों को उपहार यहाँ तक कि धन भी प्राप्त हुए। स्थावर संपदा रियल एस्टेट क्षेत्र राजनीतिकों के सहयोग से भ्रष्टाचार और काले धन का शक्तिशाली स्रोत बन गया। हालांकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने पदावधि के अंत में राजीव गांधी ने देश में जनसंख्या आदि सहित कई समस्याओं का सामना किया। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर करों में वृद्धि हो गई थी और हवाई यात्राएं बेहद महंगी हो गई थी। अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम देखिए यहाँ पर क्या RLEGP का जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। प्रौद्योगिकी मिशन के भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार की इच्छा से उत्पन्न राजीव गांधी के निर्देशन में 6 प्रौद्योगिकी मिशन गठित किए गए। इसके पीछे सोच थी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा अल्प विकास की समस्या से निपटा जाए। समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक उपागमों का अनुप्रयोग किया जाना था। लक्ष्योन्मुखी परियोजनाओं का निर्धारण था कि भारत को सशस्त्र
वर्षों में आधुनिक राष्ट्र के रूप में प्रवेश करना चाहिए। पेयजल मिशन का लक्ष्य पेयजल मिशन का लक्ष्य उपग्रह और भूगर्भ शास्त्र, सिविल इंजीनियरिंग, देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग और जैव रासायनिक अनुशासन का प्रयोग करके जल की अवस्थिति का पता लगाना, उसे निकालना और उसका शुद्धिकरण करना था ताकि देश के सभी लोगों को सुरक्षित पेयजल प्राप्त हो सके। दूध उत्पादन और गाय के स्वास्थ्य में सुधार, खाद्य तेल के उत्पादन का विस्तार जिससे आयात को नियंत्रित किया जा सके, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार, विशिष्ट रूप से पोलियो से बचाव के बच्चों में टीकाकरण करके ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन नेटवर्क का विस्तार करके और इसे एक माध्यम के रूप में प्रयोग करके साक्षरता दर में वृद्धि करने की दिशा में मिशनों को चलाया गया था। यह सबसे देखिए यह सभी अच्छी युक्तियाँ थी, यह सभी आपको अच्छी युक्तियाँ थी और समय के साथ इन्हें अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल किया गया था। दूरसंचार मिशन, देखिए आपको दूरसंचार मिशन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। विशाल देश के सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए संचार के महत्व को महसूस करते हुए राजीव गांधी पूरे भारत में दूरसंचार की सेवा और निर्भरता और पहुँच का सुधार चाहते थे। स्वदेशी विकास, देखिए स्वदेशी विकास स्थानीय प्रतिभा और निजीकरण मिशन का हिस्सा थे। सैम पित्रोदा अमेरिका में प्रशिक्षित भारतीय युवा टेलीकॉम विशेषज्ञ इस विषय पर राजीव गांधी सरकार बने और अन्य प्रौद्योगिकी मिशनों पर उन्होंने परामर्श प्रदान कर उन्हें दूरसंचार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। महान टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसे लोकप्रिय तौर पर आपको MTNL के नाम से जाना गया, की स्थापना की गई। कंप्यूटरीकरण, देखिए यहाँ पर कंप्यूटरीकरण एक अन्य क्षेत्र था जिसमें राजीव गांधी के पहल की प्रशंसा की गई। उनकी सरकार ने कंप्यूटर उपकरणों के आयात पर शुल्क में कटौती के साथ बड़े पैमाने पर कंप्यूटरीकरण को सुगम बनाया ताकि घरेलू विनिर्माण कंपनियां उत्पादन बढ़ा सके। विदेशी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों को भारतीय बाजार में अनुमति देने हेतु नियमों एवं कानूनों को द्वारा बनाया गया ताकि गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य सुनिश्चित हो सके। विद्यालयों और कार्यालयों में कंप्यूटर के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया। इन कदमों के परिणाम स्वरूप भारत जल्द ही प्रमुख सॉफ्टवेयर निर्यातक देश के रूप में उभरा था। कुछ लोगों ने इन कदमों को भारत में सूचना क्रांति की शुरुआत कहा था। अब की शिक्षा नीति की बात किया, 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP आरंभ की। 1986 में राजीव गांधी नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी, जिसने असमानताओं को समाप्त करने और शैक्षिक अवसरों में समानता लाने पर विशेष बल देने पर जोर दिया। इस नीति ने छात्रवृत्ति विस्तार करने, अनुसूचित जातियों से अधिक शिक्षकों की भर्ती करना, गरीब परिवारों को उनके बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। नए संस्थानों, देखिए यहाँ पर क्या कि नए संस्थानों का विकास और आवास सेवाओं की सुविधाओं को शामिल कर इस नीति के अंतर्गत राजीव गांधी ने समस्त भारत में प्राथमिक विद्यालयों का स्तर पर शैक्षिक आधारित ढांचे का सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड शामिल कर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू इस नीति का उप उत्पाद को वैश्विक शिक्षा की दिशा में निर्देशित किया गया। भारत के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय की अवधारणा NP 1986 के एक हिस्से के तौर पर उदित हुई। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता स्थापित करना था। इन आवासीय विद्यालयों को गरीब परिवारों के बच्चों के जिनका चयन योग्यता के आधार पर किया गया था और जो स्कूल में रह सकते थे को निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना था। नकारात्मक पहलू की बात यहाँ देखिए, ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ राजीव गांधी सरकार प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाई या उसने गंभीर युक्तिगत गलतियाँ की। देखिए साबानो, देखिए यहाँ पर साबानो प्रकरण भारत में राजनीतिक विवाद को जन्म देने के लिए कुख्यात है। इसको अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक के तुष्टीकरण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। अपने और अपने बच्चों की जीविका का कोई साधन न होने के कारण शाहबानो पति गुजरात भत्ता अदालत पहुंची। 1950 में उच्चतम न्यायालय निर्णय दिया जिसमें निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपराध दंड संहिता की धारा 125 के अंतर्गत निर्णय लिया, जो हर किसी पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। न्यायालय ने निर्णय दिया कि शाहबानो को निर्वाह व्यय के समान जीविका दी जाए। भारत रूढ़िवादी मुसलमानों के अनुसार यह निर्णय उनकी संस्कृति और विधानों पर
अनाधिकार हस्तक्षेप था। ये देखिए इससे उन्हें असुरक्षित अनुभव हुआ और उन्होंने इस निर्णय का जमकर विरोध किया। उनके नेता और प्रवक्ता एमजे अकबर और सैयद शहाबुद्दीन थे। इन लोगों ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम की एक संस्था बनाई और सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन की धमकी दी। कुछ समय बाद संसद में इस प्रभाव का निजी विधेयक लेकर आए कि मुसलमानों को अपराध दंड संहिता की धारा 125 की सीमा से बाहर किया जाए। अब आरिफ मोहम्मद खान गृह राज्य मंत्री ने इसका विरोध किया। सदन में यह विधेयक पारित न हो सका, लेकिन मुसलमानों में असंतोष गहराता जा रहा था। हजारों मुसलमानों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजीव गांधी सरकार ने इस दबाव के आगे घुटने टेक दिए। 1986 कांग्रेस ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 को प्रस्तुत किया और बहुमत में होने के कारण पारित करवा लिया। इसने साहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलट दिया। इस अधिनियम के अनुसार जब एक तलाकशुदा मुसलमान महिला इद्दत के समय के बाद अपना गुजारा कर सकती है तो न्यायालय उन संबंधियों को उससे गुजारा देने का आदेश दे सकता है जो मुसलमान कानून के अनुसार उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी है। किंतु यदि ऐसे संबंधी नहीं है अथवा वह गुजारा देने के हालात में नहीं है तो न्यायालय प्रदेश वक्त बोर्ड को गुजारा देने का आदेश देगा। इस प्रकार से पति को गुजारा देने का उत्तरदायित्व इद्दत के समय के लिए सीमित कर दिया गया। राजीव गांधी सरकार ने इसी धर्मनिरपेक्षता उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। आरिफ मोहम्मद खान ने विरोध स्वरूप अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब देखिए यहाँ पर बाबरी मस्जिद दरवाजा खोलने का मामला। देखिए ब्रिटिश संसद अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के प्रयोग की जाती थी। मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जिसमें हिंदू राम की पूजा करते थे। यह माना जाता था कि यह स्थान राम का जन्म स्थान है। 1949 में रामलला की एक मूर्ति एक रात मस्जिद के भीतर स्थापित कर दी गई। हिंदू भक्तों ने मूर्ति के मस्जिद में प्रकट होने के चमत्कार के रूप में देखा और इस स्थल पर पूजा की मांग की। सांप्रदायिक सौहार्द भंग होने के चलते स्थानीय प्राधिकारियों ने अयोध्या में विवादास्पद स्थान को ताला लगाने का निर्णय लिया ताकि ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान अपने दावे पर जोर देने के लिए इसे पूजा करने के प्रयोग कर सके। फैजाबाद न्यायालय के समक्ष अपील की गई। राम जन्मभूमि के दरवाजों को इस आधार पर खोला जाना चाहिए कि यह फैजाबाद जिला प्रशासन था ना कि न्यायालय, ना कि विश्व हिंदू जिला प्रशासन था ना कि न्यायालय जिसने इस स्थान को बंद करने का आदेश दिया था। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद VHP और अन्य ऐसे हिंदू समूह इस स्थल पर राम मंदिर बनाने के एक अभियान की शुरुआत की। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया ताकि लोग प्रार्थना कर सके। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने सुनिश्चित किया कि फैजाबाद जज के फैसले के बाद मस्जिद दरवाजे को अविलंब खोल दिया जाए। मस्जिद दरवाजे खोलने की घटना को कैमराबद्ध करने के मौजूद टेलीविजन चैनल इस बात को इशारा कर रहे थे कि जज के निर्णय के बारे में प्रशासन को पहले से ही पता था। यह बात पक्की थी कि राजीव गांधी सरकार के अयोध्या मामले को लेकर निर्णय कट्टर हिंदुओं को शांत करके मुस्लिम महिला अधिनियम में संतुलन बनाने का था। यदि कांग्रेस ने सोचा था कि वह बीजेपी के मंदिर अभियान की हवा निकाल देगी तो यह उसकी भूल थी। इस अवसर को संघ परिवार ने लपक लिया। VHP निर्भीक बन गई और इसका रुख सख्त हो गया। उपरोक्त स्तर पर मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाने की मांग अधिक प्रचंड हो गई। इन दो मुद्दों के बाद राजीव गांधी के आधुनिक विकासोन्मुखी नेता के रूप में छवि धूमिल हो गई। जैसा कि तत्कालीन राजनीतिक विश्लेषक ने चेताया था कि चुनावी लाभ के समुदायों के तुष्टीकरण की नीति दुष्कर बन सकती है और सामाजिक संरचना को बर्बाद कर सकती है। बोफोर्स घोटाले की बात करें कि बोफोर्स घोटाले ने प्रधानमंत्री एक बड़ी समस्या खड़ी की। मार्च 1986 में भारत सरकार ने भारतीय सेना के 155 mm हॉवित्जर तोपों की आपूर्ति स्वीडिश हथियार निर्माता कंपनी AB बोफोर्स से किसी समय इसका स्वामित्व एल्फ्रेड नोबेल के पास था के साथ एक समझौता किया। यह सौदा $285 मिलियन लगभग 1500 करोड़ रुपए में तय हुआ, जो उस समय एक भारी भरकम सौदा था। लगभग एक वर्ष बाद अप्रैल 1987 में एक स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट में दावा किया कि बोफोर्स के प्रमुख भारतीय राजनेताओं और रक्षा कर्मियों के साथ साथ स्वीडिश पदाधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जेनेवा में हिंदू समाचार पत्र की संवाददाता चित्रा सुब्रमण्यन ने अपने अखबार के लिए
अपने अखबार के मामले की खोजबीन की और कई दस्तावेज एकत्रित किए, जिनके आधार पर उन्होंने खुलासा किया कुछ शक्तिशाली लोगों को 64 करोड़ रुपये अदा किए गए। कुछ शक्तिशाली लोगों को 64 करोड़ रुपये अदा किए गए। इस सारे घटनाक्रम के बीच एक नाम जो सब सामने आया, ओटोबियो, देखिए हम ओटोबियो कवाचित्रो था, जो इटली का एक वेबसाइट था और इटली के पेट्रोकेमिकल फर्म एसएम पोगेटी का प्रतिनिधि था। ऐसा कहा जाता है कि गांधी परिवार के साथ घनिष्ठता के कारण वह भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के बीच शक्तिशाली बिचौलिया या ब्रोकर बन गया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने भी इसके ऊपर लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर इसे बोफोर्स घोटाले के नाम से जाना गया। इसी बीच वीपी सिंह ने वित्त मंत्रालय लेकर उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा। जो बोफोर्स सौदे से संबंधित भ्रष्टाचार विवरण को उजागर कर सकते थे। अंततः वीपी सिंह ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ शंका में वृद्धि की और यहाँ तक कि राजीव गांधी को लेकर भी संदेह बढ़ने लगा। राजीव गांधी का संसद में की घोषणा की बोफोर्स सौदे में किसी प्रकार की रिश्वत नहीं दी गई और न ही इसमें कोई बिचौलिया शामिल था, पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। राजीव गांधी, जिन्हें मिस्टर क्लीन के उपनाम से जाना जाता था, की छवि को इससे अपूर्णीय क्षति हुई। जुलाई 1988 में राजीव गांधी ने एक विधेयक तैयार किया, जिसे भारत सरकार द्वारा तैयार सबसे कठोर बिल कहा गया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती करने का था। इसमें उल्लेख किया गया था कि अखबार जनरल के संपादक या स्वामी को आपराधिक लांछन और अभद्र या अपमानपूर्ण लेख, जैसा कि राज्य द्वारा प्रभावित किया गया था, के लिए कारावास या दंड हो सकता था। यह सब बोफोर्स घोटाले संबंधित खोजी पत्रकारिता का कारण हो रहा था। अंत में बिल को प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन इसने सरकार की छवि को और अधिक नुकसान पहुंचाया। किसान असंतोष, देखिए कि मानसून का आने से देश त्रस्त था और 1987 में भीषण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसने ग्रामीण लोगों को क्रोधित कर दिया। उड़ीसा कालाहांडी जिला विशेष रूप से प्रभावित हुआ। देश में असंतोष वर्षा सिंचित क्षेत्रों तक फैल गया। किसान संगठन एकजुट होने लगे। इसमें मुख्य रूप से शरद जोशी, जो किसी समय नौकरशाह रह चुके थे, के नेतृत्व में शेतकारी संगठन और महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ प्रमुख थे। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय था और जबकि भारतीय किसान संघ पंजाब और हरियाणा में सक्रिय था। इन नेताओं ने देश में भारत के ग्रामीण और इंडिया के शहरी मध्य वर्ग के बीच अंतर को उजागर किया और स्पष्ट किया कि भारत के ग्रामीण पर सरकार द्वारा तैयार आर्थिक नीतियों में अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी मांग थी कि कृषि उपज की ऊंची कीमतें होनी चाहिए और कृषि प्रयोग के बिजली पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। वास्तविक रूप से हालांकि यह संगठन आपको धनी या मध्यम स्तर तक के किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, न कि ग्रामीण समाजों में असली निर्धन वर्गों का। पूरे भारत के करीब, चाहे वो शहरी हो क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में इसी प्रकार की समस्या जूझ रहे थे, जिसकी आवाज़ को कभी कभार सुना जाता था। अधिक विदेश संबंध, राजीव गांधी ने अमेरिका के साथ संबंध सुधारने और वैज्ञानिक आर्थिक संबंधों का विस्तार करने का प्रयास किया। आर्थिक उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी पर बल देने की उनकी नीति ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ाने में मदद की। कहा जाता है कि राजीव गांधी प्रत्यक्ष निजी माध्यम से रोनाल्ड रीगन, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संचार स्थापित किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान को प्रस्तावित अवाक्स युद्धक विमान AW1 अवाक्स की आपूर्ति को रद्द कर दिया गया। देखिए यहाँ पर क्या कि पश्चिम से घनिष्ठता के बावजूद राजीव गांधी ने परमाणु अप्रसार मुद्दे के सामने घुटने नहीं टेके। जैसा कि भारतीय विदेश नीति ने सदैव सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण पर बल दिया। जून 1988 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15वें विशिष्ट सत्र में राजीव गांधी ने कहा कि विश्व परमाणु हथियारों से मुक्त होना चाहिए और आणविक आयुध मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था में विकास संबंधी अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। अपनी कार्य योजना प्रस्तुत 1986 में सेशेल्स के राष्ट्रपति को तख्तापलट का सामना करना पड़ा और उन्होंने भारत से मदद मांगी। राजीव गांधी सरकार ने भारतीय नौसेना को सेशेल्स के तट पर जाकर ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग नामक मिशन तख्तापलट को असफल करने में सेशेल्स सरकार को मदद करने का आदेश दिए। 1988 मालदीव में तख्तापलट की संभावना बढ़ती होने की लगी, जिसमें विद्रोहियों की मदद श्रीलंका के सशस्त्र विद्रोहियों पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम PLOT द्वारा की जा रही थी। मालदीव सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई, जिस पर राजीव गांधी ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सेना को मालदीव में तैनात करने का आदेश जारी किया गया। मालदीव में तख्तापलट को टाल दिया गया।
1987 में भारत ने सियाचिन में कुवैत पोस्ट को पुनः हासिल कर लिया, जिसे ऑपरेशन राजीव का नाम दिया गया था। दिसंबर 1987 में राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने और पहले प्रधानमंत्री बने। 1986 में भारतीय और चीनी फौजों के बीच पूर्वोत्तर सीमा पर सुमदो रंगचू को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हालांकि राजीव गांधी की यात्रा ने रिश्तों को बेहतर बनाया। उन्होंने डेंग जियाओपिंग यद्यपि ना तो वो राजाध्यक्ष थे, न ही सरकार के प्रमुख और न ही सामरिक दल के महासचिव थे, के साथ बैठक की, जो चीन में सर्वाधिक महत्व के व्यक्ति थे। देखिए यहाँ पर भारत और चीन ने सीमा के प्रश्न के निष्पक्ष औचित्यपूर्ण एवं पारस्परिक स्वीकार्य समाधान हेतु संयुक्त कार्यशील समूह ZWG और संयुक्त आर्थिक समूह JEG की स्थापना हेतु 2 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर की और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को विकसित एवं विस्तारित करने पर सहमत हुए। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या IPKF दुर्घटना, देखिए यहाँ पर IPKF दुर्घटना देखिए। श्रीलंका स्त्री बहुल और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था। तमिल अधिकांश द्वीप के उत्तरी हिस्से में रहते थे। ब्रिटेन आजादी के प्राप्ति के पश्चात श्रीलंका में सिली को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया। तमिल से पक्षपातपूर्ण मानते थे और सिली के समान अपनी भाषा का दर्जा चाहते थे। जब विभेद जारी रहा तो इसे लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। सरकार दमनकारी कदमों ने हिंसक रूप ले लिया। जल्दी श्रीलंकाई सशस्त्र बलों के खिलाफ जाफना प्रायद्वीप में कई आतंकी समूह सक्रिय हो गए। समय के साथ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में सबसे प्रमुख समूह बन गया और श्रीलंकाई फौज तथा आम नागरिकों के साथ हिंसक संघर्ष किए। उनकी मांग स्वायत्ता प्राप्ति से चढ़कर श्रीलंका सरकार से पृथक एक स्वतंत्र तमिल राज्य बनाने की तक पहुंच गई। यद्यपि श्रीलंका का आंतरिक मामला था, जाफना संघर्ष ने तमिलनाडु में तनाव उत्पन्न किया, जहाँ अधिकतर लोग को श्रीलंकाई तमिल लोगों से जुड़ाव महसूस करते थे। LTTE देखिए यहाँ पर LTTE ने तमिलनाडु के एक आश्रय स्थल के तौर पर प्रयोग किया और राज्य सरकार ने उनके उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखी और यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी चुप रही। यह माना गया कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व समय सरकारों ने चोरी तमिल आतंकियों का समर्थन किया। जब श्रीलंकाई फौजन निरसत्तापूर्वक कार्रवाई को जाफना के तमिल बहुल जिलों की घेराबंदी कर ली तो राजीव गांधी ने इस मामले पर कूटनीतिक रूप से सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन नाकेबंदी जारी रही। भारत ने उम्मीद की कि श्रीलंकाई सरकार घेराबंद तमिलों के लिए समुद्र द्वारा भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री को लेकर नरम रहेगी। श्रीलंका के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में राहत सामग्री से लदे भारतीय जहाजों के बेड़े को श्रीलंकाई नौसेना ने घेर लिया। 4 जनवरी 1987 भारत सरकार ने मानवीयता के आधार पर हवाई जहाज के माध्यम से राहत सामग्री गिराने का आदेश दिया, जिसे ऑपरेशन पुमलाई ईगल मिशन 4 भी कहा गया था। के तहत किया जाना था, लेकिन श्रीलंका की चेतावनी के बाद ये ऑपरेशन रोक दिया गया। कुछ देशों ने भारत की इस कार्रवाई की निंदा की और श्रीलंका ने भारत पर संप्रभुता के निरंतर उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेरिका ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया, लेकिन किसी पर टिप्पणी नहीं की। हवाई मार्ग से राहत सामग्री गिरा कर भारत संदेश देना चाहता था कि जाफना घेराबंदी को हटा लिया गया था और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। भारत श्रीलंका समझौता 1987 देखिए। जुलाई 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धन ने राजीव गांधी से द्वीपीय देश के जातीय संघर्ष में मध्यस्थता करने का, जिसके परिणामस्वरूप आपको 29 जुलाई 1987 कोलंबो में दोनों नेताओं ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त बस राजीव गांधी श्रीलंका दौरे में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक श्रीलंकाई ने उन पर हमला किया, जिसे हत्या का प्रयास समझा गया। राजीव गांधी यहाँ पे क्या कि संयुक्त बस राजीव गांधी के श्रीलंका दौरे में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक श्रीलंकाई ने उन पर हमला किया, जिसे हत्या का प्रयास समझा गया। राजीव गांधी गंभीर चोट के बावजूद बच गए। 3 विवादास्पद मामलों रणनीतिक ही श्रीलंका में भारतीय मूल के लोग और श्रीलंका में तमिलों के अधिकार को संबोधित करने के दृष्टिगत यह शांति समझौता काफी महत्वाकांक्षी था। समझौते के अनुसार श्रीलंका सत्ता का प्रांतों में हस्तांतरण करने को सहमत हो गया। उत्तर में श्रीलंकाई सैनिक अपनी बैरकों को वापस ले लेंगे तथा तमिल विद्रोही अपने हथियार डाल देंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। LTTE को भंग करने के अलावा तमिल को श्रीलंका के राज्य की भाषा स्वीकार किया गया था। इस 10 समझौते ने संघर्ष पर अस्थायी विराम लगा दिया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि बातचीत में वार्ता के LTTE को एक पार्टी के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
फिर देखिए यह समझते कि यह समझौते के अंतर्गत था कि भारतीय शांति रक्षा सेना आईपीकेएफ को श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में भेजा गया था, जहां तमिल बहुलता में थे। देखिए इस बात की सुनिश्चितता थी कि तमिल अलगाववादी समूह और सरकारों के बीच शत्रुता की समाप्ति हो रही थी। एलटीटी ने हालांकि हथियार छोड़ने आत्मसमर्पण से मना कर दिया और उन तमिलों को डराना शुरू कर दिया जो आतंकी समूह का विरोध कर रहे थे। आईपीकेएफ और एलटीटी ने सैन्य मतभेद में उलझ गए। आईपीकेएफ और एलटीटी सैन्य मतभेद में उलझ गए। आईपीकेएफ गंभीर रणनीतिक बाधाओं के अंतर्गत काम कर रही थी। यह युद्ध अपरंपरागत था, जिसमें एक समूह का तमिलनाडु के साथ मजबूत भावनात्मक संबंध था, तो दूसरी ओर भारत के हस्तक्षेप से सीरियो की दुष्पूर्ण प्रतिक्रिया आ रही थी। साथ ही साथ वे इसे उनकी संप्रभुता पर चोट करने के रूप में देख रहे थे। अंत आईपीकेएफ ने जाफना में एलटीटी मुख्यालय पर कब्जा कर लिया, और लेकिन आतंकी जंगलों में जाकर छिप गए, जहां से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध रणनीति में सुरक्षा बलों की नाक में दम कर दिया। बड़ी तादाद में भारतीय सैनिक मारे गए और ऑपरेशन की लागत भी काफ़ी बड़ी थी। भारत सरकार पर अपनी फौजों को वापस बुलाने का दबाव भी था। अंत में आईपीकेएफ दुर्घटना 21 मई 1991 तमिलनाडु चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या का कारण बनी। श्री पेरम्बदूर में एक महिला राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकी और उसके शरीर पर लगे विस्फोटक फट पड़े। यह आत्मघाती बम एलटीटी से जुड़ा था। यह घटना श्रीलंका में भारत की भूमिका का प्रतिशोध थी। 1989 के आम चुनाव यहाँ देखिए वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ने पर ने अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान दोनों ही राजीव गांधी से अलग हो चुके थे, के साथ मिलकर जन मोर्चा गठन किया, जिसका बाद में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का विरोध करने हेतु केंद्रीय दलों को एकजुट करने के विचार के साथ जनता पार्टी लोकदल और कांग्रेस समाजवादी में विलय हो गया, जिससे एक नई पार्टी जनता दल का जन्म हुआ। जनता दल ने क्षेत्रीय देखिए यहाँ पर क्या है, जनता दल ने क्षेत्रीय दलों जिसमें डीएमके, तेलुगु देशम पार्टी और असम गण परिषद शामिल थे कि एक समूचे से हाथ मिला लिया, जिसे नेशनल फ्रंट कहा गया। देखिए नवंबर 1989 में लोकसभा चुनाव कराए गए। तब तक विपक्ष राजीव गांधी के खिलाफ एकजुट हो चुका था और एक सहयोगी रणनीति अपना ली गई थी। कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यह फिर भी लोकसभा में एकमात्र बड़ी पार्टी थी। लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राजीव गांधी में अविश्वास प्रकट किया। 1989 चुनाव पहले ऐसे लोकसभा चुनाव थे जिसमें कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। उस समय कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों ने संकेत किया कि चुनाव ने मील का पत्थर चिन्हित किया था और यह गठबंधन सरकारों के दौर और राजनीतिक अस्थिरता के समय की शुरुआत थी। राजीव गांधी दिसंबर 1989 में त्यागपत्र देते उनकी पार्टी ने विपक्ष में बैठने का निर्णय लिया, जैसा कि उनके पास बहुमत नहीं था और न ही सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का समर्थन था। अब कि वीपी सिंह का शासन का दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक देखिए 1989 लोकसभा चुनाव के पहले नेशनल फ्रंट बहुमत हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने सरकार बनाने दावा किया और बीजेपी तथा वाम दलों के बाहरी समर्थन सरकार बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 को भारत के विश्वनाथ प्रताप सिंह मतलब जिसको बीपी सिंह बोलते हैं ने 2 दिसंबर 1989 को भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। इस समय राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। जल्द ही मार्च 1990 में राज्य विधानसभा चुनाव के पश्चात केंद्र में गठबंधन सरकार ने संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इस कार्यकाल में वीपी सिंह ने पहला निर्णय श्रीलंका से आईपीकेएफ की वापसी श्रीलंका से आईपीकेएफ को वापस बुलाने का लिया। वीपी सिंह 1 वर्ष से भी कम समय के प्रधानमंत्री, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में उन्हें बड़ी समस्या सामना करना पड़ा। कश्मीर के बेकाबू हालात। कश्मीर दिसंबर 1989 में जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के आतंकवादियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्रीय गृह मंत्री की बेटी का अपहरण कर लिया। केंद्र ने JKLF की मांगों को मान लिया और जेल में बंद आतंकियों को छोड़ दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण आतंकी संगठन जिसने जल्द ही JKLF को दरकिनार कर दिया, सैयद सलाउद्दीन के नेतृत्व में हिजब उल मुजाहिदीन का था, जिसकी विचारधारा देखिए यहाँ पर जिसकी विचारधारा जम्मू कश्मीर राज्य को एक इस्लामी शासन बदलना थे। सलाउद्दीन ने संयुक्त वर्ष 1987 के चुनाव के पश्चात मुख्य धारा की राजनीति को छोड़ दिया। बैंकों पर सशस्त्र बलों और पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमलों के साथ आतंकी अधिक हठी और निडर होते जा रहे थे। केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया और स्थिति को नियंत्रित करने के सेना भेजे। राज्यपाल को हटाकर जगमोहन को नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त की गई।
देखिए यहाँ पर क्या घटनाओं की एक श्रृंखला ने कई कश्मीरियों को आतंकियों का समर्थन करने की ओर मोड़ा। जिहाद के स्वर मुखर होने लगे, जैसा कि धर्म आतंकवादियों के खेल का प्रमुख कारण बन गया था। हिंदू अल्पसंख्यकों को उत्पन्न किया गया था। कश्मीर पंडितों को जो घाटी का अभिन्न अंग थे और धर्म के अलावा उन्होंने राज्य मुस्लिमों के साथ लगभग प्रत्येक पहलू से एक साझा संस्कृति विकसित की थी, को आतंकियों द्वारा मारकर नृशंस हिंसा का निशाना बनाया गया। इसके परिणाम से पंडित कश्मीर घाटी से निकल जम्मू और दूर के क्षेत्रों में चले गए। वे अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। इनमें से कई अभी भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे और अस्थिरता का दंश झेल रहे हैं। अब देखिए मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन देखिए। जनता पार्टी शासन का गठित मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के तहत कांग्रेस सरकार ने चुपचाप रिपोर्ट को दबाए रखा। मंडल आयोग के पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका अधिकृत नाम ने कहा कि जाति और पिछड़ापन आपस में जुड़े जातिकृत ने कहा कि जाति और पिछड़ापन आपस में जुड़े हुए हैं और अन्य पिछड़ी जातियों का देश की जनसंख्या महत्वपूर्ण अनुपात होने के बावजूद प्रशासन विशिष्ट रूप से उच्च स्तरों पर बेहद कम प्रतिनिधित्व था। इस संदर्भ में आपको आयोग की प्रमुख अनुशंसा थी कि केंद्र सरकार की नौकरियों में इन जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रतिशत से अलग 27% आरक्षण प्रदान किया जाए। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयु में छूट की व्यवस्था अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए भी की जाए। देखिए वीपी सिंह ने सोचा कि ओबीसी जैसे बड़े समुदाय वोट बैंक के रूप में जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि लोकप्रियता हासिल करने के मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के अच्छा अवसर है। ओबीसी समूह से बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव जैसे नेता उभर रहे थे। ये दो ऐसे राज्य थे, देखिए ये दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारत के चुनाव में निर्णायकारी भूमिका अदा की थी। सामाजिक न्याय संबंधी मामलों की दिशा में लिए गए कदमों ने, जैसा कि वीपी सिंह ने विश्लेषण किया, जाति गठबंधन को दृढ़ किया, जिसने उत्तर भारत जनता दल के लिए आधार तैयार किया। इस संदर्भ में गौरतलब है कि दक्षिणी राज्यों में सरकारी नौकरियों का एक बड़ा अनुपात गैर ब्राह्मणों के आरक्षित था और इस बात को उन लोगों ने उठाया जो मंडल आयोग की सिफारिशों से सहमत थे। इससे दक्षता प्रभावित नहीं हुई थी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने संसद में घोषणा की उनकी सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और मंडल आयोग द्वारा पहचाने गए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को केंद्र सरकार की सेवाओं में सभी स्तरों पर 27% आरक्षण देने की सिफारिश का क्रियान्वयन करेगी। सरकार के इस आदेश ने बड़े पैमाने विरोध प्रदर्शन को उतार दिया। ऊंची जातियों के युवाओं ने आत्मदाह और आत्महत्याएं की, जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि सरकारी नौकरी पाने के अवसर अब अधिक मुश्किल हो गए थे। यह विरोध देश के उत्तरी भागों में अधिक तीव्र और व्यापक था, जबकि दक्षिणी भारत में इसका असर नहीं हुआ। दक्षिण में कुछ समय से आरक्षण की नीति के चलते युवा समय के साथ साथ अपनी आजीविका के सरकारी नौकरी पर कम निर्भर होते चले गए और औद्योगिक क्षेत्र ने अच्छी वैकल्पिक नौकरियां प्रदान की। यह भी उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में जनसंख्या में ऊंची जातियों का अनुपात कम था। यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया और उसने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय ने नवंबर 1992 इस पर अपना निर्णय दिया। 7 जजों की पीठ ने मंडल आयोग और उसकी सिफारिशों पर आधारित सरकार के आदेश की संवैधानिकता को स्वीकार किया। 3 न्यायाधीशों ने साथ ही इस बात पर असहमति जताई कि वंचितों को लेकर असहमति जताई कि वंचितों को लेकर निश्चय जाति की अपेक्षा अव्यक्तिक मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि 2 शर्तें भी जोड़ी। पहला, आरक्षण की समग्र सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और दूसरा, आरक्षण का मापदंड केवल भर्ती स्तर तक होना चाहिए, न कि प्रोन्नति में। न्यायालय का निर्णय आने तक अधिकतर राजनीतिक दल आरक्षण संबंधी आदेश की पुष्टि कर चुके, जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि इसका विरोध करना राजनीतिक रूप से हानिकारक सिद्ध होगा। यहाँ तक कि कांग्रेस, जो इस मामले को लेकर उदासीन थी, ने भी माना कि उत्तर भारत चुनाव जीतने के ओबीसी कारक के महत्व को स्वीकार करना होगा। 1991 में आई नरसिम्हा राव सरकार ने भी सितंबर 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आने से पूर्व मंडल आयोग की सिफारिशों के पक्ष में शर्त के साथ आदेश जारी कर दिया कि 27% आरक्षण के ओबीसी के अंतर्गत निर्धनतम वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी। अब देखिए मंडल से मंदिर रथ यात्रा और सरकार का पतन। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या बाबरी मस्जिद बनाने के स्थान पर राम मंदिर बनाने को लेकर अभियान छेड़ा और खूब लोकप्रियता बटोरी। मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को लेकर बीजेपी दो फाड़ थी कि इस कदम का समर्थन किया जाए या विरोध। कुछ का मानना था कि हिंदू समाज को छिन्न करने की योजना है, जबकि अन्य का मानना था कि ओबीसी की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। अंत में बीजेपी ने हिंदुओं को ध्रुवीकृत करने के मंदिर का मुद्दा भुनाया। बीजेपी अध्यक्ष LK आडवाणी ने रथ यात्रा निकालने का निर्णय किया। राम रथ यात्रा सितंबर 1990 में सोमनाथ से शुरू हुई और इसी घटनाक्रम के मध्य वीपी सिंह की असमंजसता बढ़ गई कि वह इस जुलूस को रोके या इसे चलने दे। अंत में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर छोड़ दिया गया कि वे
बात कि वे यात्रा को अयोध्या जाने से रोके। उन्होंने शांति भंग करने, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोपों के आधार पर आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निवारक निरोध के तहत एक अतिथि गृह में रखा गया। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव द्वारा कार सेवकों जो मंदिर बनाने के पक्ष में थे को गिरफ्तार करने के पश्चात व्यापक अशांति फैल गई। सुरक्षा बलों और मंदिर के समर्थकों के बीच झड़पें हुई और सांप्रदायिक टकराव भी हुआ। बीजेपी नेशनल फ्रंट सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह ने लोकसभा में विश्वास मत खो दिया और नंबर 1990 उन्होंने त्याग पद दे दिया। अब चंद्रशेखर सरकार नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक। वीपी सिंह की सरकार गिरने के साथ ही चंद्रशेखर और देवीलाल ने अन्य नेताओं के साथ देखिए चंद्रशेखर देवीलाल ने अन्य नेताओं के साथ जिन्होंने समाजवादी जनता पार्टी से बनाने के समाजवादी जनता पार्टी बनाने के लिए समर्थन दिया, जनता दल को छोड़ दिया। एक बार फिर कांग्रेस, जैसा कि पूर्व में चरण सिंह के मामले हुआ था, ने अल्पमत सरकार चंद्रशेखर के नेतृत्व में, जिनके पास मात्र 64 सांसद थे, को बाहर से समर्थन देने का निर्णय लिया। चंद्रशेखर विश्वास प्रस्ताव जीत गए और 10 नवंबर 1990 को उन्होंने प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली। अब अशांत अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालत बुरी दशा में थे और विदेशी विनिमय स्तर खतरनाक स्तर तक कम हो गया था। 1980 दशक से व्यापक रूप से बढ़ते राजस्व असंतुलन के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्व की सरकारों द्वारा वैश्विक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण और राजीव गांधी के मामले में बाजार से लिए गए ऋण ने कर्ज का एक बड़ा अंबार खड़ा कर दिया। भारत जरूरी आयात विशिष्ट रूप से तेल और उर्वरक के लिए धन की जरूरत के संघर्ष कर रहा था। देश द्वारा लिए गए कर्ज को लौटाने की भी चुनौती थी। खाड़ी युद्ध के कारण स्थिति दयनीय हो चली थी, जैसा कि इससे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। जनवरी 1991 तक चंद्रशेखर सरकार ने वित्त मंत्री के तौर पर यशवंत सिन्हा के साथ मिलकर 2 ऋणों के अनुमोदन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को मना लिया। इसके बाद बजट के माध्यम से आर्थिक सुधार करने का वचन सरकार द्वारा दिया गया। फरवरी के मत यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस द्वारा मुसीबत खड़ी की जाएगी। बजट सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव कांग्रेस ने मामूली आधारों पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप अल्पमत सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं कर सके। मार्च 1991 में विदेशी विनिमय स्थिति को संभालने के सरकार को देश के स्वर्ण भंडार गिरवी रखने के बाद किया गया। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार ने इस बात को संकेत किया था कि भारत अपने पर्याप्त स्वर्ण भंडार का इस्तेमाल कर सकता है। तस्करों से जब्त किए गए स्वर्ण को भारत सरकार के खाते में लीज पर देने के लिए रिजर्व बैंक को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भारतीय स्टेट बैंक को कहा गया। इस प्रस्ताव का रिजर्व बैंक और सरकार ने भी अनुमोदन कर दिया। मार्च के मध्य देखिए यहाँ पर क्या कि मार्च के मध्य तक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत की निगरानी की। यहाँ तक अल्पावधि का फंड जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। पूर्ण बजट और सुधारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के अभाव में IMF और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से अधिक फंड नहीं मिल पा रहा था। आवश्यक भुगतानों करने में अक्षम होने की संभावना के साथ गंभीर तरलता संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी, जिसमें चंद्रशेखर ने पैसा जुटाने के लिए आपको स्वर्ण गिरवी रखने के निर्णय पर मुहर लगा दिया। बेजरूरी कदम था। यद्यपि जब इस बात का पता चला तो लोगों ने बहुत शोर मचाई और इसकी कड़ी निंदा की कि यह भारत को शमशान करेगा। इस फैसले के कारण ही भारत में भुगतान संतुलन के संकट से निकल पाया और साथ ही इसने अगली सरकार को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू करने में मदद की। मार्च 1991 में चंद्रशेखर के इस्तीफे के साथ लोकसभा को भंग कर दिया गया और नए चुनाव की घोषणा की गई। राष्ट्रपति वेंकटरमन ने जून में नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा। 1991 के चुनाव देखें यहाँ पर आम चुनाव का पहला चरण मई में कराया गया। 21 मई की रात को एक दुर्घटना हुई, जिसमें तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में चुनाव प्रचार दौरान बम से उड़ाकर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। देखिए चुनाव का अगला चरण को जून में आयोजित किया गया था। पहले चरण में आपको 211 निर्वाचन क्षेत्र का मतदान कराया गया, जबकि बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का मतदान जून में हुआ। चुनाव के 2 चरणों के बीच परिणाम में अंतर आ गया। राजीव गांधी हत्या से पूर्व पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जबकि राजीव गांधी की मृत्यु के पश्चात हुए दूसरे चरण के मतदान में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो गया। चुनाव परिणाम युवा नेता की हत्या को लेकर लोगों द्वारा महसूस की गई सहानुभूति और डर के भाव परिलक्षित हुए। संयोग बस LTT द्वारा किए गए इस कृत्य से भारत में उसके प्रति थोड़ा बहुत समर्थन भी समाप्त हो गया। अंततः कांग्रेस 244 सीटों पर विजय के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जो हालांकि सदन में साधारण बहुमत के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाती। बीजेपी के सीटों में इजाफा हुआ और उसकी स्थिति में सुधार हुआ अब देखिए नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री काल जून 1991 से लेकर मई 1996 तक देखिए।
देखिए यहाँ पर राजीव गांधी की हत्या के पश्चात को पापुलाम देखिए पामू देखिए पामुला प्रति वेंकट पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस आई का नेतृत्व करने को चुना गया। वह दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री हुए थे। इसके अलावा वे आंध्र प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में वह विभिन्न मंत्री पदों गृह रक्षा विदेश मानव संसाधन पर रहे थे। नरसिम्हा राव 17 भाषाओं के जानकार थे और एक वफादार कांग्रेसी थे। चुनाव के पहले उन्होंने अल्पमत सरकार बनाई। नरसिम्हा राव ने 1991 में चुनाव नहीं लड़े। शायद वो राजनीति संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के पश्चात वो आंध्र प्रदेश नंदियाल से उपचुनाव जीते और लोकसभा सदस्य बने। नरसिम्हा राव को उनकी सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक सुधार संबंधी कदमों के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। हालांकि उनकी सरकार की अन्य उपलब्धियां भी थी। आर्थिक सुधार देखें यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने पर नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह, जो उस समय के गैर राजनीतिक अर्थशास्त्री और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष को अपने मंत्रिमंडल वित्त मंत्री के रूप में शामिल किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण कदम उठाने का अपने वित्त मंत्री का समर्थन किया और स्वयं भी उद्योग मंत्री के रूप में कुछ कदम उठाए। उन्होंने प्रतिक्रिया विशेष रूप से कांग्रेस दल के भीतर को भी संभाला, जो शुरुआत में सुधार के पक्ष में थी, जबकि नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में समाजवाद मूलभूत आधार रहा था। भारत की अर्थव्यवस्था जंजीरों में जकड़ी हुई थी। भुगतान संतुलन की दयनीय स्थिति, इसके अलावा मुद्रास्फीति की समस्या भी घरेलू मोर्चे पर चुनौती बनकर खड़ी थी। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो सोवियत आर्थिक मॉडल भंग हो चुका था। डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में चीन बाजारोन्मुखी सुधार कर रहा था। नरसिम्हा राव ने भी बाजार सुधारों को अपनाया, लेकिन यह मुक्त बाजार प्रकार के नहीं थे और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उन्होंने ऐसे सुधारों को बल दिया जो साधारण जनता को कम पीड़ा दे और साथ ही उच्च समृद्धि दर उत्पन्न करे। सरकार की शैली आमूल से सुधारवादी की नहीं थी। किसी प्रकार से बैंकों को निजीकरण या स्टाफ में सुधार भी नहीं किया गया और न ही कृषि क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। अब क्या आपको नवीन आर्थिक नीति 1951 को देखें, 1991 देखिए नवीन आर्थिक नीति देखिए 1991 नवीन आर्थिक नीति 1991 नवीन आर्थिक नीति 1991 का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने के राष्ट्रीय भुगतान संतुलन मोर्चे पर मौजूद कमियों को सुधारना था। संरचनात्मक सुधार के पहलू पर संरचनात्मक सुधार के पहलू पर नीति कठोरता एवं सख्ती को हटाना चाहते थे, जिसने देखिए यहाँ पर क्या कि जिसने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को परेशान किया था। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के प्रयास किए गए और उद्योगों पर से अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनियमों को हटाया गया ताकि विकास में वृद्धि के रास्ते की बाधाओं को हटाया जा सके। नवीन आर्थिक मॉडल का मूलभूत उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण था। रुपये का अवमूल्यन किया गया। मनमोहन सिंह ने माना कि इससे निर्यात में मदद मिलेगी। राजस्व घाटा कम करके राजस्व असंतुलन को सही करने से साहसी कदम बजट में उठाए गए। मनमोहन सिंह ने आयात करो आय कर कॉर्पोरेट करों में धीरे धीरे कमी करने की शुरुआत की। कमी करने की शुरुआत की। वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री की मदद से विशिष्ट रूप से बेहद प्रतिबंधित व्यापार एवं उद्योग नीतियों को रक्षित किया। अधिकतर मशीनरी एवं उपकरण और विनिर्मित मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात कोटे को हटा दिया गया। सीमा प्लस शुल्क को विशिष्ट रूप से पूंजीगत वस्तुओं पर कम किया गया और प्रशुल्क संरचना को औचित्यपूर्ण ढंग से तैयार किया गया। प्रौद्योगिकी यहाँ पे क्या देखिए, प्रौद्योगिकी संबंधी आयातों पर प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया गया। 1991 की औद्योगिक नीति उस समय क्रांतिकारी नीति थी। महत्वपूर्ण रूप से नरसिम्हा राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा। औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील सुरक्षा और संबंधी उपायों तक सुरक्षा संबंधी उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। MRTP अधिनियम की उस धारा को हटा दिया गया जो समृद्धि को सीमित करती थी या बड़े व्यावसायिक घराने के विलय को रोकती थी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में तेजी से कमी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश का स्वागत किया गया। विदेशी स्वामित्व को लेकर कड़े नियमों को उदारीकृत किया गया। विदेशी निवेश का धीरे धीरे उदारीकरण किया गया। सेवा क्षेत्र को क्या
देखिए यहाँ पर रुपए का अवमूल्यन क्या है एक मिनट देखिए, रुपए का अवमूल्यन क्या है? मनमोहन सिंह ने माना कि इससे निर्यात में मदद मिलेगी, राजस्व घाटा कम करके राजस्व असंतुलन को सही करने जैसी साहसी कदम बजट में उठाए गए। मनमोहन सिंह ने आयात करो, आय करो एवं कॉर्पोरेट करो में धीरे धीरे कमी करने की शुरुआत की। वित्त मंत्री देखिए, आपका वित्त मंत्री ने अपने प्रधानमंत्री की मदद से विशिष्ट रूप से बेहद प्रतिबंधित व्यापार एवं उद्योग नीतियों को लक्षित किया। अधिकतर मशीनरी एवं उपकरण और विनियमित मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात कोटे को घटा दिया गया। सीमा प्रशुल्कों देखिए, सीमा प्रशुल्क को विशिष्ट रूप से पूंजीगत वस्तुओं पर को कम किया और प्रशुल्क कर संरचना और प्रस्तुत कर संरचना को औचित्यपूर्ण ढंग से तैयार किया गया और प्रौद्योगिकी संबंधी आयातों पर प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया गया। 1991 औद्योगिक नीति उस समय की क्रांतिकारी नीति से महत्वपूर्ण रूप से नरसिम्हा राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास रखा। औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील बेहद संवेदनशील देखिए, बेहद संवेदनशील देखिए यहाँ पर क्या पर्यावरणीय रूप से बेहद संवेदनशील या सुरक्षा संबंधी उद्योगों तक सीमित कर दिया गया। MRTP अधिनियम की उस धारा को हटा दिया गया जो समृद्धि को सीमित करती थी या बड़े व्यवसायिक घरानों के विलय को रोकती थी। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के देखिए यहाँ पर कई सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों में तेजी से कमी की गई। सार्वजनिक क्षेत्र को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश का स्वागत किया गया। विदेशी स्वामित्व को लेकर कई नियमों को उदारीकृत किया गया। विदेशी निवेश का धीरे धीरे उदारीकरण किया गया। सेवा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के निवेश विशिष्ट रूप से बीमा, बैंकिंग, दूरसंचार और हवाई यातायात जैसे क्षेत्रों के साथ उदार बनाया गया। देखिए राव सरकार ने कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू पद को समाप्त कर दिया, जो भारत में पूंजी संबंधी मामलों को देखता था। उन्होंने सभी प्रतिभूति बाजार मध्यवर्तियों को विनियमित करने के सेबी अधिनियम 1992 और प्रतिभूति कानून संशोधन प्रस्तावित किया और कंप्यूटर आधारित व्यापार संस्था के तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शुरू किया। व्यापार व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारा नहीं जा सका था। भारत में नौकरशाही नियंत्रण के कारण चीन या मलेशिया की अपेक्षा व्यवसाय शुरू करने में काफी अधिक समय लगता था। श्रम कानून में सुधार नहीं हो पाया था और निरंतर घाटे में चलने वाले उद्यमों को बाहर निकालना बेहद कठिन था। पंचायती राज एवं नगर पालिका अधिनियम देखिए, यद्यपि पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कदम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में उठा लिया गया था। इसे देखिए, इसे संवैधानिक दर्जा नरसिंह राव के शासनकाल के दौरान प्राप्त हुआ। 73वें संविधान के लागू होने के साथ भारत के संविधान में एक नया अध्याय भाग 9 जोड़ा गया। पंचायती राज के कार्य संबंधी 29 विषयों को शामिल करने के लिए एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह संशोधन देखिए यहाँ पर क्या यह संशोधन उस संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की दिशा में किया गया था। देखिए राज्य को इस मामले देखिए यहाँ पर क्या कि राज्य को इस मामले में छूट दी। पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकारने से पहले उसे अपने भौगोलिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं अन्य दशाओं विचार करना चाहिए। 74वें संविधान संशोधन के लागू होने पर संविधान में एक नया अध्याय भाग 9A जोड़ा गया। राज्यों पर संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुरूप नगर पालिकाओं को अपनाने का संवैधानिक दायित्व आ गया। पंचायत और नगर पालिका दोनों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन में समग्रता सुनिश्चित करने का प्रयास था। देखिए सुरक्षा मामले एवं आंतरिक और तकनीक को संभालना। देखिए पंजाब के हाथ पर काबू पा लिया गया था। नरसिम्हा राव ने राज्य चुनाव में वहाँ का दौरा किया। इसका अच्छा परिणाम निकला, लेकिन जैसा कि 2002 के चुनाव के पश्चात वहाँ आतंकवाद का अंत हो चुका था। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को भगाने और समाप्त करने के मुख्य आतंकवादी एवं विध्वंस गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण को महत्व दिया गया और सैन्य व्यय में बढ़ोतरी की गई। पृथ्वी और प्रक्षेपास्त्र को सेना में शामिल किया गया। देखिए व्यापक तौर पर माना जाता है कि नरसिम्हा राव की जिन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रगति करता रहे। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सफल परीक्षण के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने एक लंबी छलांग लगाई। विदेश नीति क्या 1991 सोवियत संघ का विभाजन हो गया और भारतीयों को अपनी विदेश नीति पर फिर से विचार करना पड़ा, जैसा कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था और गुटबाजी की राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थान नहीं रह गया था। भारत के अमेरिका से संबंध धीरे बेहतर हो रहे थे, लेकिन भारत ने पश्चिम के अन्य देशों के साथ साथ जापान, इजराइल, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ ही मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया। शीत युद्धोत्तर काल में भारत की विदेश नीति अपनी आर्थिक नीति से घनिष्ठता से जुड़ गई।
देखिए यहाँ पर नरसिम्हा राव, देखिए नरसिम्हा राव ने आसियान, देखिए नरसिम्हा राव ने आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भारत के नज़दीक लाने के प्रयास में लुक ईस्ट पॉलिसी को शुरू किया। घनिष्ठ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के सृजन, रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग बढ़ाना और भारत क्षेत्र आसियान के बीच युगों पुराने सांस्कृतिक एवं वैचारिक संपर्कों पर बल देना इस रणनीति में शामिल था। इस नीति ने समय के साथ भारत के इस क्षेत्र के आर्थिक और सुरक्षा आयामों के महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत के देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महत्वपूर्ण रूप से देखिए नरसिम्हा राव के बाद आने वाली सरकारों ने भी इस नीति को अपनाया। नरसिम्हा राव का चीन जिसका 1993 में दौरा किया था और ईरान से संबंध बढ़ाना बेहद उपयोगी रहा। जब पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय में कश्मीर में भारत द्वारा मानवाधिकार को उल्लंघन का प्रस्ताव लाया गया तो चीन और ईरान उसकी बात से सहमत नहीं हुए। नकारात्मक पहलू क्या हुआ कि नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ दो मुख्य पहलू थे जिसकी आलोचना की गई। एक तो यह कि उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने की अनुमति दी और दूसरा भ्रष्टाचार का बढ़ना। बाबरी मस्जिद विध्वंस देखिए 1980 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय जनता पार्टी 1991 के चुनाव में लाभ हासिल करने के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया। विश्व हिंदू परिषद भी मामले को लेकर बेहद आक्रामक थी और इसने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने की मांग को लेकर अयोध्या एवं देश के अन्य भागों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्पष्ट था कि विवादास्पद स्थल पर कुछ विध्वंस और निर्माण उसने स्वयं पहले भी किया था, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में उस समय बीजेपी शासन और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। हजारों वॉलंटियर, देखिए विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। हजारों वॉलंटियर्स कार सेवक अयोध्या में एकत्रित हो गए। घोषणा में बताया गया कि मस्जिद के निकट मंच पर प्रार्थना की जाएगी, लेकिन वह दिन आया तो कार सेवकों के समूह ने मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जबकि आरएसएस और पुलिस ने इसके लिए मना किया था। भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिसकी इच्छा मस्जिद को विध्वंस करने की थी। उनके पास लोहे की छड़ी और अन्य हथियार थे और जल्द ही उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर चढ़ना शुरू कर दिया। एल के अडवाणी से बड़े नेता वहां इकट्ठे हो गए और कार सेवक को वापस आने को कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने का ज्यादा प्रयास नहीं किया। मस्जिद पर हमला किया गया और इसे मलबे के ढेर में बदल दिया गया। बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया कि यह पार्टी का काम नहीं था और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक था। यह एक त्रासदी और अपशकुन था और जिसके दीर्घावधि दुष्परिणाम होने वाले थे। उत्तर प्रदेश में और देश के कई अन्य भागों में संपन्न दंगे भड़काने के बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए थे। शिवसेना द्वारा दंगे एवं हिंसा भड़काने के कारण बॉम्बे भी सर्वाधिक पीड़ित जगहों में से एक था। 1997 में मुंबई में स्थित माफिया डॉन ने शहर मुंबई के मुख्य स्थान पर मुस्लिमों पर पूर्व में हुए हमलों के प्रतिशोध स्वरूप बम धमाके कराए। वस्तुतः हालात को बदतर होने से रोकने के लिए कल्याण सिंह ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह कर्तव्य था कि वह कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते। कई लोग इस बात से अचंभित थे कि ऐसी स्थिति में केंद्र भी निष्क्रिय बना रहा, जिसके लिए उसकी आलोचना की जाती रही। निश्चित ही अस्थिरता एवं कोलाहल की अग्रिम संभावना के चलते राष्ट्रीय शासन लगाया जाना चाहिए था और स्थिति को काबू करने के केंद्रीय बलों को सख्त आदेश दिए जाने चाहिए थे। संभवतः प्रधानमंत्री स्वयं और उनकी पार्टी सख्त कदम उठाकर हिंदू विरोधी होने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। विध्वंस की घटना हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रीय शासन लगाया गया। इस घटना और उसके परिणाम से घटित दंगों के कारण पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो गई। इतनी हृदय विदारक घटना घटित होने पर यह कयास लगाया गया कि भारत अप्रभावी सरकार से कानून विहीन देशों में से एक देश बन गया था या कुछ हद तक तानाशाह प्रकार का हो चुका था। यह अनुमान सच साबित नहीं हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस ने आधुनिक भारत के इतिहास में कलंक लगा दिया था, जिसकी अनुकूल कई वर्षों तक सुनाई दी। समाज में देखिए
समाज में जहाँ हिंदू मतलब कि समाज में जहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच अभी तक कोई प्रत्यक्ष टकराव नहीं हो पा रहा था, नहीं हो रहा था, यद्यपि दोनों समुदाय पीड़ित होने का दंश महसूस कर रहे थे और सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। अब खुले तौर पर दोनों समुदाय के बीच वैमनस्य और शक दिखाई देने लगा। यह कहना सही नहीं हुआ कि प्रत्येक मुस्लिम और हिंदू ऐसी भावना से ग्रसित था, लेकिन उस घटना का एक सामान्य प्रभाव परिलक्षित हो चुका था। अब के लिब्राहन आयोग देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस के 10 दिन बाद गृह मंत्रालय के आदेश पर एक आयोग गठित किया है। जस्टिस लिब्राहन इसमें एकमात्र व्यक्ति थे जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश थे। इस आयोग को 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढहाए गए बाबरी मस्जिद कुछ विवादित ढांचे और उसके बाद फैले दंगे की जांच का काम सौंपा गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 माह के भीतर पेश करनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल 48 बार बढ़ाया गया और 17 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अंत आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन 68 लोगों को दोषी ठहराया उनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, वरिष्ठ नेता एल के अडवाणी, उत्तर प्रदेश का तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, शिवसेना के तत्कालीन अध्यक्ष बाल ठाकरे, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, आरएसएस के पूर्व सरसंघ चालक के एम सुदर्शन, के एन गोविंदाचार्य, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, प्रवीण तोगड़िया इत्यादि नाम शामिल थे। इस रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह पर इस रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह पर उन्हें घटना का मुख्य दर्शक बताते हुए आयोग ने तीखी टिप्पणी की। आयोग का कहना था कि कल्याण सिंह ने इस घटना को रोकने के कोई कदम नहीं उठाया और आरएसएस को अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार दे दिए गए। अब के भ्रष्टाचार संबंधी घोटाले देखें। अब जुलाई 1995 तक राव सरकार निर्बाध चलती रही। यद्यपि तकनीकी रूप से अल्पमत सरकार थी, लेकिन जुलाई 1993 में विपक्ष ने सरकार की शक्ति के परीक्षण के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय किया। सरकार के पास इस परीक्षण को पास करने के स्वयं पर्याप्त संख्या बल नहीं था, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव हुआ तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएम और जनता दल अजित सिंह समूह ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और इस प्रकार सरकार ने विश्वास मत जीत लिया और पूरे 5 वर्ष सत्ता में रही। बाद में देखिए आरोप लगाया गया कि प्रतिनिधि के माध्यम से नरसिम्हा राव ने जीएम सदस्य को रिश्वत दी थी। 1996 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्वोक्त मामले की जांच हुई। एक विशिष्ट न्यायालय राव और उनके साथी बूटा सिंह, जिन पर आरोप था कि वह सांसदों को प्रधानमंत्री के पास लेकर गए थे, को दोषी ठहराया। लेकिन हालांकि उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसने विशेष न्यायालय के फैसले को बदल दिया। नरसिम्हा राव और बूटा सिंह दोनों को वर्ष 2002 में आरोपों से बरी कर दिया गया। नरसिम्हा राव का नाम आपको हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में भी घसीटा गया और फिर हवाला और लखूभाई धोखाधड़ी मामले में उनका नाम आया। नरसिम्हा राव को दोनों मामलों में बरी कर दिया। नरसिम्हा राव को किसी भ्रष्टाचार मामले में दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन लोगों के दिमाग से भ्रष्टाचार की वह तस्वीर कभी धुंधली नहीं हुई। अभी हम कश्मीर की बात यहाँ पर कर देखिए।